नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। टीजीटी पीजीटी के लिए हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और ये आपके टीजीटी पीजीटी तक कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसी प्रकार आज का जो सेट है इसमें हमारे कंप्लीट 110 प्रश्न हैं जिनको हम देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी क्लास और आपको पसंद भी ज़रूर आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, ठीक है, और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। और हम फास्ट ही चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर पता है तो आप अपने आंसर लगाते जाएं कि कौन सा आपका सही है और कितने क्वेश्चन हैं जो कि आपके गलत हो रहे हैं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल का नामकरण अगर अभी तक आपको ठीक से नहीं आते हैं तो वो मैंने अभी कल परसों ही क्लास डाली, उसको आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी। ये मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ये दोनों ने ही आधार काल के नाम से आदिकाल को पुकारा है, ये ध्यान रखना है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो किस लेखक ने सबसे पहले काल विभाजन किया है? तो तीसरे का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो तीसरे का करेक्ट आंसर है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ छपा था द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक पत्रिका में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुमारपाल चरित ये किसकी रचना है? तो कुमारपाल चरित नाम से रचना किसने लिखी है? चौथे का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र सूरी, ठीक है, हेमचंद्र यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना है। हेमचंद्र कुमारपाल चरित और कुमारपाल प्रतिबोध की बात करें तो ये सोमप्रभ सूरी की रचना है, ठीक है। कुमारपाल, ये भी आपको ध्यान रखना है, कुमारपाल प्रतिबोध ये जो रचना है ये किसने लिखी है? तो ये सोमप्रभ सूरी ने लिखी है। दोनों अलग अलग है, याद रखना। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो फिफ्थ का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति। ये विद्यापति ने लिखा है जो कि प्रथम श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, ये कथन किसका है? तो सिक्स का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, मिश्र बंधु या राहुल सांकृत्यायन। तो करेक्ट आंसर हमारा डी है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की जो सृष्टि है वो आकाश में नहीं हुई है, वो इसी धरती पर हुई है, ठीक है, ऐसा राहुल जी का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कौन सा विकल्प है जो कि सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है, बिल्कुल करेक्ट है, ये देवसेन की ही रचना है जो कि 933 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसमें 250 दोहे हैं, ठीक है, 250 दोहे हैं और 933 ईस्वी में लिखी गई थी। नेमिनाथ रास सुमति गनी, भारतेश्वर बाहुबली रास ये किसकी रचना है? तो ये शालिभद्र सूरी की ही रचना है। रेवंतगिरी रास किसकी है? तो ये जिनधर्म सूरी की रचना है क्या? तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, डी हमारा बिल्कुल सही है। रेवंतगिरी रास ये विजयसेन सूरी की रचना है, ठीक है, ये विजयसेन सूरी की रचना है, ना कि जिनधर्म सूरी की रचना है। सेकंड भी सही है, नेमिनाथ रास सुमति गनी की ही रचना है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ज़रूर अच्छे लगेंगे। अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। बीसल देव रासों के संपादनकर्ता इनमें से कौन है?
तो बीसल देव रासो जो कि नरपति नालह की रचना है, ये ध्यान रखना है, ये किसकी रचना है, तो ये नरपति नालह की रचना है, ठीक है, जो कि एक श्रृंगारिक गे काव्य है ये। और इसके संपादनकर्ता कौन है, तो माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, इन्होंने बीसल देव रासो का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रोता थे, यानी कि स्रोत थे, ठीक है। ये कथन किसका है, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर हमारा 9th का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये राहुल सांकृत्यायन ने ही कहा है कि ये हिंदी काव्यधारा इनकी पुस्तक का नाम है, ये ध्यान रखना। और इनकी जो पुस्तक है उसके प्रथम स्रष्टा यही थे, कौन थे, अपभ्रंश के कवि थे, ठीक है, ऐसा राहुल जी का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्बू स्वामी रास के लेखक कौन है। तो जम्बू स्वामी रास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है, 10 का आंसर देना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा धर्मसूरी, ये धर्मसूरी की रचना है जम्बू स्वामी रास, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। पुष्प या पुंड को इनमें से हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। तो 11 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जिनका जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। हालांकि इनसे पहले हिंदी ब्रज भाषा में एक रचना की थी, है ना, भाषा काव्य संग्रह के नाम से महेश दत्त शुक्ल ने, लेकिन वो ब्रज भाषा में बताई जाती है। और ठीक है, 1883 में इन्होंने हिंदी का प्रथम ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकार जोपम कथा, इस पुस्तक का संबंध किससे है। तो रत्नाकर जोपम कथा, इसका संबंध 12 का किससे हो जाएगा। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर वज्र यानी सिद्ध। ये वज्र यानी सिद्धों से ही जो सिद्ध परंपरा है उसका विकास हुआ था, ठीक है, सिद्ध परंपरा का जो विकास है वो भी इससे ही हुआ था, वज्र यानी सिद्धों से। निर्भय भीम वैयाय योग, इसके लेखक कौन है। निर्भय भीम वैयाय योग के लेखक कौन है, ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, धनपाल राजशेखर धर्मप्रभ सूरी या रामचंद्र सूरी। तो राइट आंसर हमारा रामचंद्र सूरी है, ठीक है, निर्भय भीम वैयाय योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम है जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है बल्कि योगी का है। तो सिद्ध परंपरा की जो योगिनी थी वो 4 संख्या इसकी बताई जाती है। हालांकि ये जो संख्या है शुक्ल जी की किताब में केवल 3 ही बताई गई है, लिखी उसमें पूरे जो 84 सिद्ध हैं उनका नाम नहीं आता, इसलिए एक कम होगा, ठीक है, उसमें कुछ ही हैं, उसमें 8-10 कम हैं, ठीक है। तो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नाम नहीं है पुतलिपा, ठीक है, ये पुतलिपा योगी का नाम है, ना कि किसी योगिनी का। तो मणि भद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मी करा, ठीक है, ये किस में आती हैं, ये तीनों की तीनों योगिनी हैं। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया। ये इतिहासकार की बात हो रही है, ना कि साहित्यकार की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन अलग बनता है, इतिहासकार ने किया है हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा अबू सईद ने किया है, ठीक है, अबू सईद ने किया है, ये ध्यान रखना है। और हिंदवी की अगर बात करें तो साहित्यकार यहाँ पर पूछा जाता तो अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है, अमीर खुसरो ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है। तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा, ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी विद्यापति के बारे में कहते हैं कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित क्या रहा है। आदिकाल का जो साहित्य था उसमें क्या चीज़ उपेक्षित रही थी, किस पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना या राष्ट्रीय चेतना। तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना। यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं नहीं की गई, जबकि सामाजिक चेतना, आश्रयदाता की प्रशंसा भी की गई थी, है ना, पृथ्वीराज रासो इसी का उदाहरण है, और धार्मिक चेतना भी इसमें पाई जाती है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का उदाहरण यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी। तो आदिकाल के जो काव्य लिखे गए हैं उसकी प्रधान भाषा क्या है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डिंगल पिंगल मिश्रित, ये मिश्रित भाषा थी डिंगल पिंगल।
पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन नृपकाज, ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है? सभी को अपने जो आंसर आपके सही हो रहे हैं, जितने आपके आंसर सही हुए हैं, जितने गलत हों, वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि कितने आपके सही हुए हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि बड़ी ही मेहनत लगती है क्लास को तैयार करने में, है ना। और आप समझ सकते हैं, शायद नहीं समझ सकते हैं, जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी भाई कर लेना, ठीक है। पुस्तक जलन हत दे, ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंद्र बरदाई से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि माना किया जाता है कि चंद्र बरदाई जो पृथ्वीराज रासो जो इन्होंने लिखी थी उसको ये पूरा नहीं कर पाए थे, है ना। और बाद में इनके जो कुछ पद थे वो कुछ रचना अधूरी रह गई थी, जिसको इनके पुत्र ने पूरा किया था। इसका पुत्र था जलहन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उन्होंने पूरा किया था और ये अपने राजकाज के लिए चले गए थे अपने बेटे के हाथ में पुस्तक को सौंप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे, गंग और रहीमदास दोनों ही। रहीमदास तो दरबारी कवि क्या थे, बल्कि उनके परिवार का ही हिस्सा थे। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। ये इनमें से किसका कथन है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ये इनका ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर सूरदास का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1478 में हुआ था। और तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल और भी पीछे के हैं, ठीक है, तो ये इनका ध्यान रखना है। सूरदास इनमें सबसे पहले आते हैं। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो कृपाराम के द्वारा जो लिखी गई है वो है हित तरंगिनी, ये नायिका भेद की पुरानी पुस्तक है, ये ध्यान रखना है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो 24 का आंसर आपको देना है। रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना है वो की थी विष्णु स्वामी ने, ठीक है, विष्णु स्वामी ने की थी। और वल्लभाचार्य जी ने इसका ही अनुसरण किया था, यानी कि, है ना, इसमें ही दीक्षित थे, ध्यान रखना है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तो इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके, ठीक है। तो ये किस आचार्य शुक्ल की उक्ति है और किस कवि के बारे में कहा है? तो रहीमदास के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है, ये बताना है। 26 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी रूप गोस्वामी की रचना है। और एक और रचना है इनकी उज्ज्वल नीलमणि, ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि, ये भी इन्हीं की रचना है, उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। सुजान हित कृपा कंद वियोग वेली, ये किस कवि की रचना है? सुजान हित कृपा कंद और वियोग वेली। 27 का हमारा आंसर हो जाएगा घनानंद, जो कि रीति मुक्त धारा के कवि हैं। राजा जयसिंह के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? तो 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी बिहारी जयसिंह के दरबारी कवि थे, ध्यान रखना है। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? तो ग्वाल कवि किसके हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं, ठीक है। ग्वाल कवि जो हैं ये रीति काल के कवि हैं। आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर, ये किस काव्य धारा के कवि हैं? तो जो रीति काल है, रीति काल की तीन धाराओं में उसको विभाजन किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक है। रीतिबद्ध ये आप जानते होंगे, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, ठीक है, वृद्ध नहीं है, बद्ध है। और ये सारे के सारे किसके थे? तो ये रीति मुक्त के थे, ठीक है, ये रीति मुक्त धारा के कवि थे, ध्यान रखना है। ऐसो जो मैं जानता हूँ कि जे हैं तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ता, ये किसका कथन है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 31 का ए हो जाएगा। ये देव का कथन है। देव कह रहा है, मन से कह रहा है वो, अगर मैं ऐसा जानता कि तू विषय के संग है ना, विषय से अलग नहीं हो पा रहा है, तो मैं तुझे भटकने ही नहीं देता, पहले ही तेरे हाथ पैर तोड़ देता। मतलब ये कथन है ना, मन को पहले ही कंट्रोल कर लेता, ऐसा देव का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम की पीर ही को लेकर
इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का ये कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। ये आलोचक जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने किसके बारे में कहा है? तो 32 का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? घनानंद के बारे में कहा है। ठीक है, घनानंद हमारा करेक्ट आंसर है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव से, राजनीतिक रूप से जो रीतिकाल है वो मुगलों के शासन के वैभव से क्या चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ये चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। ठीक है, जो रीतिकाल है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रेम घन। ठीक है, बद्री नारायण प्रेम घन की ये रचना है। थोड़ा सा यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु की भांति पद्य एवं गद्य दोनों में साहित्य रचना की थी। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा की जो रचना है वो की थी भारतेंदु जी ने और प्रताप नारायण मिश्र ने, जबकि भारत सौभाग्य लिखा था किसने? प्रेमघन ने। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्य अभिनंदन आदि प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी तथा साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का संपादन भी किया था। ठीक है, जो प्रेमघन है उन्होंने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी और साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद इन दोनों का संपादन किया था, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर, बगियान बसंत बसेरो कियो, बस ये तेही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 35 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बगियान बसंत बसेरो कियो, बस इतना याद रख लेना, ये प्रेमघन की पंक्तियां हैं। साहित्य में नव जागरण साहित्यकार कौन है? साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले, यहाँ पर यह आएगा भाई, है ना, का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है ना, थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो ये ध्यान रखना, है ना। राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य में नव जागरण तो ये हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, कौन सी रचना है जो कि श्रीधर पाठक की नहीं है? श्रीधर पाठक की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? जगत सच्चाई सार इन्हीं की है, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, ठीक है, या गंगा अवतरण। तो कौन सी रचना है जो इनकी नहीं है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गंगा अवतरण। ठीक है, गंगा अवतरण श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। ये किसकी है? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है, प्रस्तुत कथन किनका है? तो 38 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 में नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का एक कथन है, ध्यान रखना। साकेत आप जानते ही होंगे, साकेत 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पंचवटी खंड काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई है। जबकि पूछ लिया जाए कि पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? तो ये निराला जी की रचना है। नेक्स्ट है, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो राइट आंसर हमारा 40 में किसका हो जाएगा? सी बच्चन सिंह का है ये। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो 41 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषक क्रंदन ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कृति है। कामायनी की एक कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में एक कथन किसका है? तो आप जानते हैं फैंटेसी कवि किसको कहा जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो राम की शक्ति पूजा ये निराला जी की 1936 में प्रकाशित रचना है, ये ध्यान रखना है। और ये किस संकलन में, किस में संकलित की गई है? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा अनामिका। ठीक है, ये अनामिका जो इनका काव्य संकलन है उसमें इसे संकलित किया गया है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त, इस पंक्ति की असंगत व्याख्या कौन सी है? राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त जो रवि हुआ अस्त पंक्ति है, इसकी असंगत व्याख्या कौन सा किया गया है? सूर्य के अस्त होने का वर्णन किया गया है, राम के निर्बल होने का संकेत दिया गया है,
दग्धाक्षर र का प्रयोग किया गया है, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत किया गया है। तो राइट आंसर हमारा 44 में कौन सा हो जाएगा? डी। ये असंगत व्याख्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें लक्ष्मण का मूर्छित तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। राम की शक्ति पूजा में जो वर्णन किया गया है वो जो युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले का वर्णन है, ठीक है, जब राम रावण से युद्ध लड़ने जा रहा था तब का ये वर्णन है ना। तब तक राम लक्ष्मण मूर्छित नहीं थे। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो रश्मि रथी का अर्थ जो पूछ लिया जाए, अर्थ पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये करण होता है। और इसकी जो कथा वस्तु है वो कहाँ से ली गई है? 45 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाभारत, ठीक है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किस कवि की है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो 46 का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है गद्य गीत कौन सा है? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा हिमहास, ठीक है, ये इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं? जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, सांप कहूँगा क्यों हकलाऊं, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नागा अर्जुन। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह जो कि नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पतराएं आ गए। तुमने कहा था इनकी रचना नहीं है, ठीक है, तुमने कहा था ये नागार्जुन की रचना नहीं है। युग की गंगा, युगधारा, एक मिनट भाई, ये गड़बड़ हो गया है, ये थोड़ा सा इन्हीं की रचना है। ये तुमने कहा था युग की गंगा इनकी रचना नहीं है, ठीक है, युग की गंगा इनकी रचना नहीं है ना, वो दिमाग में थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन था। युग की गंगा किसका है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल का काव्य रचना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो 50 का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध ने किया है, ठीक है, मुक्तिबोध हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो मैं सौंपता हूँ ये किसकी काव्य रचना है? यही वाला मेरे दिमाग में था अभी ऊपर जब मैंने गलत बता दिया था, है ना। तो मैं सौंपता हूँ, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा त्रिलोचन। ये त्रिलोचन की काव्य रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में कौन सा तत्व नहीं है ये बताना है। तो 52 का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक भौतिकवाद इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है। आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष और प्रतिनिधि पात्र, ये तीनों जो तत्व हैं मार्क्सवाद के हैं। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, ये कथन किसका है? तो 53 का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? नागा अर्जुन ने कहा है ये। मनोरंजन के कई और साधन जब निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? तो 54 का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बीच, जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक इनमें से नहीं लिखी है? कौन सी पुस्तक इनकी नहीं है? तो 55 का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नरोत्तम इनकी रचना नहीं है। अजय खंडर, मेधावी और पांचाली, ये तीनों की तीनों रांगे राघव की पुस्तक है, रचना है इनकी। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखने हैं। तो दिनकर, नीरज, बच्चन, बच्चन का नाम इसमें नहीं आता है ना। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का नाम इसमें भी आता है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में भी आता है। सुभद्रा कुमारी, महादेवी अग्गे, अग्गे का नाम इसमें नहीं आता। बच्चन का नाम इसमें नहीं आता, ठीक है। और राम कुमार वर्मा, सिमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध प्रयोगवाद में आते हैं, ठीक है। और राम कुमार भी नहीं है, इसमें आते हैं रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन, ठीक है, ये तीनों आते हैं। रामविलास शर्मा को तो मार्क्सवादी आलोचक कहा जाता है। तो 56 का हमारा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सप्तक में एक भी कवयित्री शामिल नहीं है? तो ये तार सप्तक जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ था, इसमें एक भी कवयित्री शामिल नहीं है, सातों के सातों कवि हैं। चौथा सप्तक है जो 1979 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था कब?
1951 और तीसरा सप्तक हुआ था 1959 में। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है ना। कविता के बारे में ये कथन किसका है? तो 58 का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण का ये कथन है। ठीक है, कुंवर नारायण का कथन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन कौन थे? इनमें कौन कौन शामिल है? नलिन विलोचन शर्मा, बिल्कुल उनका नाम तो आता ही आता है ना, तीनों में नाम दे रखा है इनका। इसमें नागार्जुन तो है ही नहीं, ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया है ना। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? क्या नरेश मेहता है या फिर नरेश है ना? कौन सा सही हो जाएगा? तो 59 का हमारा करेक्ट आंसर है डी। इसमें नरेश मेहता का नाम नहीं आता है। ठीक है, नरेश का नाम आता है, नरेश कुमार भी कहीं कहीं लिखा रहता है और नरेश भी लिखा रहता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये अज्ञे जी को माना जाता है। इन्होंने 1943 में जो तार सप्तक नामक पत्रिका निकाली थी, उसी से ही प्रयोगवाद की शुरुआत मानी गई है। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? तो ये मुक्तिबोध की करती है। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता कौन थे? तो 62 का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? 62 में ए रघुवीर साहे की ये रचना है। ठीक है, रामदास के रचयिता कौन थे? तो ये थे रघुवीर साहे, रामदास रघुवीर। आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसका प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है? नदी और द्वीप दोनों किसका प्रतीक है? नदी कौन है और द्वीप कौन है? तो ये समाज एवं व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, समाज है, नदी है जो समाज का प्रतीक है, और द्वीप किसका प्रतीक है? तो व्यक्ति का प्रतीक है। आप जानते हैं जो नदी या फिर समुद्र होते हैं उनके बीचों बीच में जो भूमि का खंड होता है उसे द्वीप कहा जाता है ना। तो व्यक्ति समाज में ही रहता है। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? तो सागर मुद्रा किसकी कृति है ये बताना है। राइट आंसर हमारा 64 का यहाँ पर हो जाएगा बी, ये अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, सागर मुद्रा किसका है? तो अज्ञे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती कहते हैं कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, मैं भी कभी ना कभी किसी ना किसी काम जरूर आ जाऊंगा। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो 66 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, आत्मजयी। ठीक है, जो आत्मजयी है इसका जो आधार है वो कठोपनिषद है, और इसमें नचिकेता प्रसंग, ठीक है, जो नचिकेता प्रसंग है उसको इसमें आधार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है? किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है? ये किसने कहा है राहों के अन्वेषी? तो अज्ञे जी के द्वारा कहा गया है, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, तार सप्तक के कवियों को कहा गया है राहों के अन्वेषी। तीसरा सप्तक में कौन सा कवि है जो कि शामिल नहीं है? तो 68 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर मुक्तिबोध। मुक्तिबोध तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है। ठीक है, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये तीसरा सप्तक में शामिल है। अगर आपको पता है तो बताना कमेंट बॉक्स में, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं। नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1954 ईस्वी से माना जाता है। हालांकि इसका जो नई कविता का जो शब्द का प्रयोग है वो 1951 के प्रतीक पत्रिका के अंक में अज्ञे जी ने प्रयोग किया था, है ना। लेकिन इसमें जो नई कविता नाम से जो पत्रिका निकाली थी जगदीश गुप्त ने, उससे इसका आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? नई कविता की प्रवृत्ति बताना है तो 70 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से साठोत्री कवि कौन है? तो 71 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साठोत्री कवि इनमें से कौन है? तो आलोक धनवा का नाम आता है साठोत्री कवि में। आलोक धनवा द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते, ये हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं किसकी? आलोक धनवा की। शंबुक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जगदीश गुप्त, ये शंबुक के रचनाकार हैं। अगर शंबुक वध पूछ लिया जाए, शंबुक की हत्या
तो ये नरेंद्र कोहली की रचना है, ठीक है। शंभू की हत्या, शंभू वध नाम से कोई भी रचना नहीं है। जगदीश गुप्त द्वारा रचित अन्य जो काव्य संग्रह है वो नाव के पांव, शब्द दंश, हिमबद्ध, युग्म, छंद सती और आदिम एकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नवगीत दशक के संपादक कौन है? तो 73 का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नवगीत दशक के जो संपादक है वो है शंभूनाथ सिंह। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? लुकमान अली किसकी काव्य रचना है ये बताना है। तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा सौमित्र मोहन। वह भी शक्ति देता है, ये किसका काव्य संग्रह है? वह भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? वह भी शक्ति देता है। तो 75 का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लीलाधर जगुड़ी, ठीक है। लीलाधर जगुड़ी हमारा करेक्ट आंसर है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदियों का संताप, सदियों का संताप ये किसकी काव्य रचना है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सदियों का संताप ये किसने झेला है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाटक जारी है, इस काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? नाटक जारी है, तो ये किसका नाटक जारी है? लीलाधर जगुड़ी की का नाटक अभी तक जारी है, ठीक है। नाटक जारी है, लीलाधर जगुड़ी की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है? भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है? 78 का आंसर आपको देना है। 78 का हमारा हो जाएगा बी। बी बिल्कुल सही है। ये 1741 ईस्वी में इसका रचनाकाल है और ये किसका है? तो राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, ठीक है। राम प्रसाद निरंजनी उनकी ये रचना है भाषा योग वशिष्ठ, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार है जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आप जानते हैं ये कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी, है ना, कलकत्ता के अंदर। और इस कॉलेज से संबंधित कौन सा नहीं है? किस रचना का रचनाकार? तो रचनाकार तो यहाँ पर नहीं दे रखे भाई, रचना ही दे रखी हैं, तो इन्हीं से हमें आइडिया लग जाएगा। प्रेम सागर ये किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। लाल चंद्रिका किसकी रचना है? लाल चंद्रिका सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र की रचना है। और रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो रानी केतकी की कहानी जो रचना है वो इंशाअल्लाह खान की रचना है। लाल चंद्रिका सदा सुख लाल की रचना है ना। तो यहाँ पर हमारा अब रचनाकार फोर्ट विलियम से कॉलेज इनमें से कौन सा नहीं था ये आपको बताना है। तो 79 का जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा? सी। रानी केतकी की जो कहानी है ये इनकी रचना, ये जो रचनाकार है इंशाअल्लाह खान वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? तो राइट आंसर हमारा 80 का क्या हो जाएगा? लल्लू लाल को जाता है, ठीक है। लल्लू लाल को जाता है, इन्होंने उर्दू को यामनी भाषा के नाम से पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो राइट आंसर हमारा 81 का क्या हो जाएगा? तत्सम शब्दों की, ठीक है। तत्सम हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इंशाअल्लाह खान ने तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, जबकि बाहर की बोली, गंवारी और भाकापन ये तीनों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा इन्होंने ले रखी थी। इंशाअल्लाह खान द्वारा रचित कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंशाअल्लाह खान की जो पुस्तक है वो है रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट हम 83 क्वेश्चन पर हैं यहाँ पर। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं और आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती ये नाटक किसने लिखा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती ये जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। भारतेंदु जी के एक बार सभी नाटकों को हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की जो संख्या है वो टोटल इनकी 17 बताई गई है। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक हैं भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं विशस्य विषम औषधम, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा,
नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली और सती प्रताप। सती प्रताप हालांकि इनका अधूरा रह गया था, जिसे राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। ये इनके सभी मौलिक नाटकों में आते हैं। अनुदित नाटक की अगर बात करें तो इसमें रत्नावली आता है, विद्या सुंदर, पाखंड, विडम्बना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जननी। ये सभी इनके अनुदित नाटक हैं। इनको आप जरूर याद रखना, और वो भी क्रम से आपको याद रखने पड़ेंगे, ये पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये कथन किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का ये कथन है, ध्यान रखना है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक है वो किसने लिखा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, मिस्टर अभिमन्यु। विधा भी याद रखना, ये नाटक है। जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना, इसके लेखक कौन है? जिन्होंने जीना जाना, इस के रचयिता कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 86 का आंसर जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने जिन्होंने जीना जाना ये लिखा है। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी किसने लिखी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रामविलास शर्मा। इन्होंने निराला की साहित्य साधना नाम से इनकी जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक कौन नहीं है? इनमें से जीवनी लेखक कौन नहीं है? शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, हरिशंकर परसाई, विष्णु चंद्र शर्मा। तो 88 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हरिशंकर परसाई। इन्होंने किसी की जीवनी नहीं लिखी है, बाकी सभी ने लिखी है। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को क्या कहा जाता है? व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति हमारी 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी का मेन है ये, हालांकि इसमें व्याकरण के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। यूजीसी नेट के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी हिंदी साहित्य पूछा जाएगा आपसे, है ना। तो व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा व्यंग्यार्थ। ठीक है, व्यंग्यार्थ हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है? तो एक सेकंड, इसका जो आंसर है वो नीचे दे दिया गया है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखते हैं एक बार इसको। भट्ट लोलट, इसमें उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? 90 में सी हमारा गलत है। ठीक है, सी हमारा जो है ये सही नहीं है। आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद नहीं है। ठीक है, आचार्य मम्मट का नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये किसका है? भट्ट नायक का है। और भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद बिल्कुल सही है ना। शंकुक का अनुमितिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ये सारे सही हैं। सुंदर है वियग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। इसमें कौन सा काव्य दोष है? सुंदर है वियग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे सुंदरतम में सबसे भी दे रखा है और सुंदरतम भी दे रखा है ना। तो इसमें क्या हो गया? अधिक पदत्व। ठीक है, अधिक पदत्व का दोष है 91 में। इसमें अधिक पदत्व दोष है, सबसे भी दे रखा है और सुंदरतम भी दे रखा है ना, दोनों ही गलत हैं। सबसे की जरूरत नहीं है या फिर सुंदरतम की जरूरत नहीं है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का जो विकास है वो किससे हुआ माना गया है? तो 92 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्राचड़ भाषा से। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या? ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो 93 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, स्वनिम विज्ञान से इसका संबंध है। ग्रिम नियम का जो संबंध है वो स्वनिम विज्ञान से है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कैसा है? हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो कैसा है? तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर हमारा यह है, य, र, ल, व। जो ये शब्द हैं ये अर्ध स्वर माने जाते हैं। बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है? बोली का लघुत्तम रूप आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारा 96 का कौन सा हो जाएगा? व्यक्ति बोली हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति बोली जो है ये बोली का लघुत्तम रूप माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन है जो द्रविड़ परिवार की भाषा है?
द्रविड़ परिवार की भाषा इनमें से कौन सी है? द्रविड़ यानी कि दक्षिण की भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कन्नड़। कन्नड़ आप जानते हैं कर्नाटक साइड में बोली जाती है और ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। जबकि उड़िया, बंगला और असमिया ये पूर्वी है ना, मतलब पूरब की तरफ बोली जाती हैं, तो ये द्रविड़ परिवार में नहीं आती हैं। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो ये कहा गया है बनारस की बोली को। ठीक है, बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन है? तो 99 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा एक मिनट, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन है? तो 99 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने किसी ने कहा ये यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। हालांकि अपभ्रंश को जो पुरानी हिंदी कहा है वो उन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी कहा है ना, लेकिन इसमें राहुल सांकृत्यायन का नाम आएगा। निम्नलिखित में से कौन है जो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? इनमें से भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हमारा 100 का कौन सा हो जाएगा? मलयालम नहीं है। ठीक है, मलयालम नहीं है, द्रविड़ परिवार की भाषा है ये। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली तो आती हैं, बुंदेली नहीं आती है ना, बुंदेली नहीं आती है। बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, 101 का हमारा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मर रहा हो, मुमुक्षु, मुमूर्षु, मुमुक्षा या मुमूर्षा? तो राइट आंसर हमारा 102 का क्या हो जाएगा? मुमूर्षु हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसका, मुमूर्षु हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मुमूर्षु बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन मुमूर्षु। मुमुक्षु क्या होता है? जो मरने की इच्छा रखता हो। जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो मितव्ययी होता है। ठीक है, मितव्ययी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अपव्ययी का मतलब होता है जो ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, और कृपण का मतलब होता है जो कंजूस होता है, और सद्व्ययी का मतलब होता है जो प्रॉपर, मतलब जिसकी जितनी आमदनी है उसके हिसाब से खर्च करता है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? है ना, किसी से आप कोई क्वेश्चन पूछो और उसके तुरंत उसके दिमाग में उत्तर आ जाए तो उसे कहते हैं प्रत्यु उत्पन्न मति। ठीक है, प्रत्यु उत्पन्न मति, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो है ना, प्रत्यु उत्पन्न मति या प्रत्यु उत्पन्न मति। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लौट कर आया हुआ, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? लौट कर आया हुआ, जो लौट कर आ चुका है, तो 105 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है, प्रत्यागत हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? माघ, भर्तृहरि, कालिदास या भारवी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारवी। भारवी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, नारिकेल फल के समान इनकी भाषा मानी गई है। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है? तो ये महावीर चरित्र। ठीक है, जो महावीर चरित्र है ये भगवान राम के जीवन से संबंधित है। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? जो रघुवंश महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखित है और इसमें 19 सर्ग हैं। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है तेज प्लस में मय। ठीक है, तेज प्लस में मय, ये विसर्ग संधि है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है पिवामह। ठीक है, पिवामह ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन रूप हो जाएगा, ध्यान रखना है पा धातु का लट लकार में। तो 110 प्रश्न हमारे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। डेली आपको ये क्लास 11 बजे मिलेगी, लाइव रिकॉर्ड जैसे भी मिलेगी 11 बजे प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलता रहेगा, है ना। 11 बजे टाइम निश्चित रहेगा। आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ें जो भी बच्चे नए हैं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।